हाय, मैं हूँ आरजे अनिमेश और मिशन 75 की जेल की सलाखों के पीछे से आपसे बातें कर रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हमारा भारत का बजट आया हुआ है और जेल के अंदर से कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो यूनिक एक्सपीरियंस है। हम ट्रैफिक सेफ्टी, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर मिशन 75 रन कर रहे हैं, जिसमें 75 घंटों के लिए अपने आप को कैद कर रखा है ताकि लोग ट्रैफिक के नियमों को लेकर अवेयर रहें। और अच्छी बात यह है कि आज वो तारीख है जब 2025 का बजट अनाउंस हो चुका है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आशीष त्रिपाठी जी, जनरल मैनेजर IDBI बैंक, हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू अनिमेश। आपके आने से एक तो ये भरोसा जागा है कि बेल मिल जाएगी। पक्का, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर वाला अगर आपके साथ हो गया, फाइनेंसेस आपके साथ हो गए तो बेल जल्दी मिलेगी। डेफिनेटली। तो इससे पहले कि हम बजट पे आए सर, ये जो रोड्स, आप काफी शहरों में रहे हुए हैं, रायपुर में जिस तरीके का ट्रैफिक है, ट्रैफिक को लेकर लोगों की अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट कितनी जरूरी है आपके लोग के लिए? ये इनिशिएटिव कैसा लगता है? देखिए, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि आप थोड़ा सा रैश ड्राइविंग करते हैं, हो सकता है आप कहीं जाना चाहते हैं, आप 2 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन वो 2 मिनट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तस्वीर में माला टंग जाए जी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 2 मिनट की डिले हो सकता है, आप 2 मिनट पहले जल्दी निकलिए। बट अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे, ट्रैफिक नियम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो मिसहैपनिंग भी हो सकती है, विच विल बी आपके लिए। आप तो छोड़ दीजिए, आप तो चले गए, आपके बाद आपकी फैमिली का क्या? आप तो चले गए, आपको तो पता नहीं चलेगा, आप तो ऊपर चले गए, बट आपकी फैमिली कितना सफ़र करेगी फाइनेंशियली, सोशली, एवरी वे, आप पर्सनली, वो बहुत बहुत मुश्किल होगा। वो दर्द बहुत आप सोच नहीं सकते। उस दर्द को केवल सोच लें तो आप ट्रैफिक रूल्स को अपने आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई बहुत टफ रूल्स नहीं है कि हम फॉलो नहीं कर सकते। क्या हेलमेट लगाना है अपनी सेफ्टी के लिए, बेल्ट लगानी है अपनी सेफ्टी के लिए। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी लाइफ सेव हो जाती है जस्ट बिकॉज उन्होंने बेल्ट लगाई हुई थी, जस्ट बिकॉज उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। और कई बार ऐसा होता है कि छोटे से एक्सीडेंट में भी जस्ट बिकॉज आपने हेलमेट नहीं लगाया, आप मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है। रैश ड्राइविंग से क्या होगा? आप एक जगह एक सिग्नल तोड़ेंगे, अगले सिग्नल पे अटक जाएंगे, आप पहुंचेंगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कितनी भी रैश ड्राइविंग कर लें, बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आता है तो 4 to 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। लेकिन उसके लिए आप अपनी लाइफ स्टेक पे डाल रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। तो डेफिनेटली आपके मैसेज से हमें जो ट्रैफिक अवेयरनेस की कोशिश है उसको ताकत मिलेगी। और अब बजट पे आते हैं सर। जब भी बजट अनाउंस होता है तो एक पॉलिटिकल चश्मा होता है, जिसमें एक तरफ बजट ऐतिहासिक दिखाई देता है और दूसरी तरफ निराशाजनक। लेकिन एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल वर्ल्ड के जानकार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बजट कैसा लगा? इस बार का बजट आई कैन से आपने बिल्कुल सही बोला कि बजट, इंडिया में बजट इज एक्चुअली पॉलिटिकल जी। अपने अपकमिंग इलेक्शंस को ध्यान में रख के अपनी क्या स्टैंडिंग है, कहाँ पे अपनी पार्टी स्टैंड कर रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान पे रख के बजट बनाया था मोस्टली जी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उस पर ही है, लेकिन हाँ मोस्टली उस पर बजट बना, उसका इन्फ्लुएंस बहुत होता है। बट इस बार मुझे लगा कि बजट इज personally I feel that this is one of the best budget of this government. वाह। बिकॉज आप देखिए किसी भी इकोनॉमी में, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्री बेस्ड इकोनॉमी है जी। यहाँ पर आज भी आपकी इकोनॉमी का 55% एग्री बेस्ड है जी। एग्री कंट्रीब्यूट करता है, तो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। दूसरी चीज जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, MSMEs जिनको हम कैटेगराइज करते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली 90% है। सो इस बार अगर आप अभी आज मॉर्निंग में ही बजट आया है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया उसको एनालाइज करने का, बट अगर आप मोटा मोटा उठाएं तो 3-4 पॉइंट्स अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी को ओवरऑल कवर अप किया गया है। लाइक एक आपका यूजुअली हम मिडिल क्लास फैमिलीज का क्या रहता है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास तो फिर भी ठीक है, बट लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिलीज का रहता है यार टैक्स का बर्डन बहुत है, चीज़ें महंगी हैं, आपका बहुत महंगाई हो गई है,
इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। सी इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट क्या कहती है, इन्फ्लेशन इज एट वन ऑफ द लोएस्ट लेवल ड्यूरिंग इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। लेकिन हमें लगता है यार इन्फ्लेशन तो, आप कह रहे हो इन्फ्लेशन तो नहीं है, इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन रेट कम है, लेकिन फिर चीजें महंगी हैं, हमारी पॉकेट में बर्डन क्यों बढ़ रहा है? तो बहुत सारी चीजें इस पे भी करती है कि टैक्सेस का बर्डन ज्यादा होता है। तो इस बार गवर्नमेंट ने उसको भी कवर करने की कोशिश की है, टैक्सेस का बर्डन कम किया है। तो अगर हम इन टोटलिटी देखें, 3-4 चीजें हैं। फार्मर्स, एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, तो फार्मर्स पे फोकस किया है। जैसे केसीसी लोन्स वगैरह हैं, उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसकी जो उसका कैपिंग है उसको इंक्रीज किया है। एमएसएमईज के लिए बेनिफिट है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं एमएसएमईज के लिए। लाइक जो एमएसएमईज की कैपिंग थी प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट, जिस वक्त कैटेगराइजेशन की कैपिंग थी 2.5 CR की, उसको इंक्रीज करके 5 CR का कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो एमएसएमई एक 3 करोड़ की उसकी इन्वेस्टमेंट था आपका प्लांट एंड मशीनरी में, तो वो आउटसाइड एमएसएमई कैटेगरी आता था। तो एमएसएमई कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स को जो बेनिफिट्स मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडीज मिलती थी, स्टार्टअप के लिए बेनिफिट्स मिलते थे, उसकी बिजनेस रन करने के लिए बेनिफिट्स मिलते थे, वो बेनिफिट्स नहीं मिलते थे उनको। तो अभी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स कवर अप होंगे बिकॉज उसकी कैपिंग 2.5 से 5 CR कर दी। सिमिलरली फार्मर्स के लिए, जो स्पेशली देखिए हमारे यहाँ फार्मर्स की भी कैटेगरी होती है, राइट? जैसे यूपी का फार्मर, उसका अलग फाइनेंशियल लेवल होता है, पंजाब का फार्मर अलग लेवल होता है, छत्तीसगढ़ का फार्मर अलग है, साउथ का फार्मर अलग है। तो अगर स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ के फार्मर्स की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ का फार्मर यूजुअली, आप ठीक है यहाँ पे मेन क्रॉप जो है वो धान की है, बट बहुत स्मॉल फार्मर्स की परसेंटेज ज्यादा है। तो उस फार्मर के लिए स्पेशली बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि जो केसीसी में इंटरेस्ट सबवेंशन, जो भी केसीसी के लोन्स होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स होते हैं, उन लोन्स में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिलैक्सेशन देती है, जिसे हम इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं, दैट इज 3%। जो भी आपका लोन है, सपोज करिए 7% का लोन है, उसमें गवर्नमेंट कहती है कि जो 3% का इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट रीपे कर देगी बैंक को। तो वो एक्चुअली फार्मर्स की पॉकेट में सेव होता है 3% का इंटरेस्ट। तो वो जो कैपिंग 3 लाख रुपीस की थी कि 3 लाख तक के लोन्स जो हैं केसीसी लोन्स, उनको ही ये सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, वो कैपिंग इंक्रीज करके 5 लाख रुपीस कर दी। तो दिस इज अ गुड मूव कि अब जो फार्मर 4 लाख रुपीस लोन क्या होता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो अभी 5 लाख तक के केसीसी लोन्स तक वो बेनिफिट मिलेगा। तो फार्मर्स को भी एड्रेस किया गया है। इसी तरह से आप अगर देखें, सीनियर सिटीजन्स हो गए, सीनियर सिटीजन को भी बेनिफिट दिया गया। जैसे सीनियर सिटीजन्स की रिटायर्ड पर्सन है, उनकी कुछ इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कुछ एफडीज है, कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है। तो अभी तक क्या था कि 50,000 तक की जो इंटरेस्ट इनकम थी उस पर टीडीएस नहीं था। अभी वो कैप इंक्रीज करके 1 लाख कर दी गई। तो ये सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की अब उसके पास अफोर्डेबिलिटी की कमी है, बिकॉज़ ही इज रिटायर्ड पर्सन, ही और शी इज रिटायर्ड पर्सन। तो उसको आप अगर इंटरेस्ट पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देंगे, तो वो 50,000 का जो इंटरेस्ट इनकम का रिलैक्सेशन है, वो सीनियर सिटीजन के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो वो भी 50 लाख से उठा के 1 लाख कर दिया है। इसी तरह से अगर आप हाउसिंग सेक्टर की बात करें, हाउसिंग सेक्टर, रियल स्टेट को भी बूम मिलेगा इससे। क्यों? क्योंकि अभी क्या किया है कि आपका अभी तक क्या होता था कि जो हाउसिंग लोन का जो बेनिफिट था, जो गवर्नमेंट देती थी कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट, प्रिंसिपल का बेनिफिट मिलता था, वो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे मिलता था। बिल्कुल, एक प्रॉपर्टी आपने ली, एक प्रॉपर्टी पे बेनिफिट मिलेगा, सेकंड प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अभी गवर्नमेंट ने उसको 2 प्रॉपर्टीज के लिए इंक्रीज कर दिया, मतलब 2, बट कंडीशन ये है कि दैट शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपने उसको रेंट आउट किया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 प्रॉपर्टीज है, देन यू विल गेट बेनिफिट फॉर ऑन बोथ द प्रॉपर्टीज। इसी से रिलेटेड एक और चीज ये हुई है कि जो हमारा
जो रेंटल इनकम थी, रेंटल इनकम में 2.4 लाख पर एनम तक रेंटल इनकम पे टीडीएस नहीं था, वो नाउ इट इज इंक्रीज टू 6 लाख, 6 लाख तक के रेंटल। तो आप देखिए इस ये जो रेंटल वाला कंपोनेंट है और जो सेकंड प्रॉपर्टी में जो रिलैक्सेशन मिला है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें उसका इंपैक्ट डायरेक्टली तो आपको नहीं लगता है, डायरेक्टली आप लगा होम लोन में बेनिफिट दिया, रेंट पे बेनिफिट दिया, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली रियल एस्टेट बूम कैसे करेगा? जब तक देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर से कभी बूम नहीं करता। करेक्ट। आप देखिए कितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनिशियली सारे प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डर को भी अच्छा लगता है कि उसको वन टाइम फंड मिल गया और लो कॉस्ट फंड मिल जाता है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स, बिकॉज बैंक्स में ढेर सारे डॉक्यूमेंट सब देना पड़ता है। इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स उनको फंड्स दे देते हैं और उन फंड्स को यूटिलाइज करते हुए उसको इनकम जनरेट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन जो रियल स्टेट में रियल बूम है वो इन्वेस्टर्स की वजह से कभी नहीं आता। और जो रियल है कंज्यूमर, जो हम और आप जैसे लोग जो प्रॉपर्टी फ्लैट परचेज कर रहे हैं, रियल स्टेट का रियल, वो उसकी वजह से बूम होता है। और ये जो दोनों चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने की है, चाहे वो रेंटल का हो या सेकंड प्रॉपर्टी का हो, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो दैट विल बूस्ट रियल स्टेट ऑल्सो। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हमेशा रोते थे, हम सब रोते हैं बिकॉज वी ऑल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली होगी, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है उन्होंने कि 12 लाख तक जो आपकी अगर आपकी इनकम है, इनफैक्ट 12 लाख नहीं हुआ, वो 12.75 लाख हुआ, बिकॉज 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एप्लीकेबल है जहाँ पे आपको टैक्स के लिए बेनिफिट मिलता है। तो 12 लाख तक आपका जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, मतलब वहां तक आपका टैक्स निल है। आप सोचिए अगर आप इंडिया में देखते हैं सैलरीड जो कैटेगरी है उसको एनालाइज करते हैं, तो 75 to 80% ऑफ सैलरीड क्लास बिलोंग्स टू द सैलरी क्लब ऑफ 0 to 1 rupee to 12 लाख रुपीज। जी जी। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने केवल क्या किया, लास्ट 7 लाख रुपीज वाज कैपिंग प्रीवियसली फॉर निल टैक्स, अभी उसको इंक्रीज करके 12 लाख किया, लेकिन ये 12 लाख करके उसने 75 to 80% ऑफ सैलरीड जो जेंट्री है, सिटीजन्स हैं, सैलरीड क्लास है, उसको कवर अप कर लिया। जो बाकी का 20% है वो आपका आइदर मिडिल क्लास सैलरी मींस 12 लाख से डबल में आपका केवल 20% होता है। यहाँ पे अभी पैरेटोस रूल लगता है। जी। हम लोग पैरेटो पढ़ते हैं, पैरेटोस रूल 80-20 का कॉन्सेप्ट। जी, तो ये 80% जो पॉपुलेशन है सैलरीड की, ये आपकी कवर होती है सैलरी टिल 12 लाख रुपए, और अबाउट 12 लाख रुपीस आपकी केवल 20% जेंट्री उसमें कवर होती है। जी। तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि 12,75,000 तक की जिनकी नेट जिनकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, उनको टैक्स निल होगा। अब इसमें कैच आता है, अब अभी आपसे डिस्कस हो रहा था, इसमें कैच है कि क्या सभी जिनकी सैलरी 12 लाख रुपीस है सबको उसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर किसी की 30 लाख रुपीस सैलरी है तो नॉर्मल पे आ जाए। नॉर्मल तो लेमैन से अगर आप पूछेंगे तो बोले हाँ साहब क्यों नहीं, 12 लाख तक तो हमें टैक्स लगेगा नहीं, 12 लाख तक नहीं है, 1 लाख पे टैक्स लगेगा। ये नहीं सही है, दिस इज नॉट राइट। और ये मॉडल तो हर जगह चलता है। इवन केजरीवाल जी ने जो मुफ्त फ्री बिजली दी थी उसमें भी ये मॉडल चलता है। केजरीवाल जी ने भी इसी मॉडल पे काम किया, 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 301 अगर हुई तो पूरे पे पेमेंट देना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट तो लगेगा, बस गवर्नमेंट को भी तो इनकम चाहिए ना। आपको फ्री फूड मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द मतलब आई थिंक 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग फ्री राशन। और कोविड टाइम पे मतलब आई शुड नॉट बिहेव लाइक अ स्पोक्सपर्सन ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज आई हैव नो कनेक्शन, बट स्टिल अगर आप देखें कोविड टाइम पे द वे all the
governments, I'm not talking about central government, all the state governments, the way they manage the things, वो इसीलिए हुआ कि हम आज भी सोशेबिलिटी हमारे इकोनॉमी में, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज में बची हुई है। और इसकी वजह तो वो कहाँ से आएगा पैसा? वो हमारे आपके टैक्सेस से ही तो आएगा। तो टैक्सेस कलेक्ट तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट चलानी है। बिल्कुल। तो ठीक है, एक तरह से ठीक भी है कि जिसको बेनिफिट सबको नहीं देना है, जिसको एक्चुअली रिक्वायर्ड है उसको देना है। तो अगर जैसे ही आपका 12,75,001 रुपये हो गया, अगर तो फिर आप ब्रैकेट में आ जाएंगे। जो ब्रैकेट आपका चल रहा है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया है आई थिंक गवर्नमेंट ने, कि पहले 3 लाख तक नील था टैक्स, अभी उसको 4 लाख कर दिया है। कुछ स्लैब्स को इंक्रीज किया है, 4 to 8 lakhs it is 5%, 8 to 12 lakhs it is 10%, 12 to 16 it is 15%, 16 to 20 it is 20%, and 20 to 24 it is 25%, and beyond 24 it is 30%. तो स्लैब्स भी इंक्रीज किए हैं। और अगर ठीक है 12,75,001 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो आपको स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा, बट उसमें भी गवर्नमेंट ने थोड़ा बेनिफिट दिया है। लाइक स्लैब्स इंक्रीज कर दिए, टैक्स का ब्रैकेट रिड्यूस कर दिया, उसको और माइक्रो लेवल पे उसको ब्रेक किया। उसकी वजह से क्या हुआ है कि अगर आप एक एवरेज कैलकुलेशन देखें तो 12 से 15 लाख के आसपास की जो उसकी सैलरी है उसको करीब 70,000 80,000 का बेनिफिट है। इनफैक्ट 13 लाख रुपीस की सैलरी है, अगर वो टैक्स ब्रैकेट में आ भी जाता है तब भी उसको 70-80,000 का बेनिफिट मिलता है। हाईएस्ट ब्रैकेट पर भी अगर कोई है, यानी 25 लाख प्लस सैलरी अगर किसी की है, उसको भी अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 का बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा बेनिफिट 12 लाख तक वालों को ही मिला है, ऊपर के लोगों को भी मिला है, बट हाँ जितना मिलना चाहिए उतना मिला है। जी बिल्कुल। पूरा आपने बजट का सार हमें समझा दिया। तो जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आते हैं। एग्रो इकोनॉमी बेस्ड बजट में जिस तरीके से रिलैक्सेशन हो रहा है, जिस तरीके से लोन इजी हो रहे हैं, और जब लोन इजी होते हैं तो ये उस दौर की याद दिलाते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, और एक लंबी डिमांड है कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को एज एन इंडस्ट्री कंसीडर करें। क्या उस तरफ देश आगे बढ़ता दिख रहा है? बिल्कुल। आज की डेट में आप देखिए तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं स्मॉल फार्मर्स के लिए। केसीसी तो एक बहुत बड़ा कॉमन सा प्रोडक्ट है जो सब जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, जैसे अभी बजट में एक और चेंज किया है, एक पीएम स्वाभिमान योजना, आई थिंक ऐसा कुछ योजना थी जिसमें पीएम स्वाभिमान योजना कुछ करके है, उसमें 10,000 की कैपिंग थी, 10,000 तक का उसका लोन मिल सकता था, उसको इंक्रीज करके 30,000 कर दिया। तो स्मॉल लेवल पे जो देखिए एग्री बेस्ड इकोनॉमी में आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। आपको हाईटेक इकोनॉमी, हाईटेक जो एग्री है, जो आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो तो है ही, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा है। तो आपको उनके प्रमोशन के लिए तो गवर्नमेंट ने इस बजट में उनको भी काफी अच्छे से एड्रेस किया है। जी एक जब भी एनालिसिस इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ग्रोथ सेक्टर की होती है तो कहा जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ हमारे यहाँ होती है। जिस तरीके से स्टार्टअप्स को, जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को, एमएसएमईज को ये बजट सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, तो वो जॉब जनरेशन की पॉसिबिलिटीज हमको ज्यादा दिख रही अदर देन जॉब सेक्टर, जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेक्टर है वहां से। बिल्कुल देखिए, आप देखिए ना, अगर एग्री में अभी जगह एंटरप्रेन्योरशिप की आप अगर बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि सब जॉब्स की प्रॉब्लम है। सी गवर्नमेंट जॉब्स अब नहीं है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का वैसे भी काम सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो भी सिटीजन्स हैं उनकी प्रोफेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योरशिप से भी हो सकती है, प्राइवेट जॉब से भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब से भी हो सकती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स
की पॉसिबिलिटीज कम हुई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के नंबर्स कम हुए हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जब आप प्रमोट करते हैं, या तो ये चाहे आप एमएसएमई में करें या एग्री में करें, एंटरप्रेन्योरशिप आप अगर सपोज करें मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप किया, तो मैं अकेला तो नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं 2 लोग 3 लोग तो एटलीस्ट रखूंगा। तो मैं जॉब अगर करने जाता, इफ आई वाज स्ट्राइविंग फॉर सम जॉब आइदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एनी जॉब, तो मैं तैयारी करके अपने लिए जॉब देख रहा था। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर बनने के बाद मैं खुद तो जॉब कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे पैसा कमाना है ना, वो मेरी जॉब ही है एक तरह से, उससे अर्न कर रहा है। साथ में अगर मैंने 2 लोगों को जॉब दिया है, 3 लोगों को जॉब दिया, तो उनकी भी मैंने जॉब सिक्योर की। तो एक एफर्ट से, मेरे एफर्ट से केवल मुझे जॉब नहीं मिला, 3 और लोगों को जॉब मिला। बिल्कुल। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हुई कि जब आप जॉब करते हैं तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम प्रोफाइल। आप रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब 10 to 5 जॉब, या आजकल तो 10 to 5 जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 10 to अनलिमिटेड, मतलब सिर्फ इन्फिनिटी इन टाइम है, इन टाइम होता है, उसके बाद आउट का कुछ नहीं होता। तो आप एक स्पेसिफिक प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आपका जो इनोवेशन है जी सी इनोवेशन, हम कहते जरूर है कि आप जब जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप इनोवेटिव आइडियाज आपके पास में हैं, तो इनोवेशन को आप यूज़ करिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करिए, आप प्रोफाइल। लेकिन जो इनोवेशन का यूटिलाइजेशन आपके अपने एंटरप्रेन्योरशिप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आप जॉब में नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सो मेनी गाइडलाइंस, सम पॉलिसीज आर देयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which you are working, some strategies are there, you have to stick to those guidelines and policies and everything. तो एंटरप्रेन्योर में आप फ्री हैं, आप अपना इनोवेशन खुद से यूज करिए। तो ये चीजें अभी तक क्या था कि नॉर्मल एसएमईज में हो रही थी, और तो स्टार्टअप्स काफी बंद भी होते हैं। आप अगर देखें तो आई डोंट हैव दैट एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ क्लोजर ऑफ स्टार्टअप्स, बट एवरी ईयर स्टार्टअप्स बनते हैं और विद इन अ ईयर मैक्सिमम स्टार्टअप्स क्लोज हो जाते हैं। उसके बावजूद स्टार्टअप्स जनरेट करने में इंडिया इज नंबर 1 अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप्स बन रहे हैं, उनकी वायबिलिटी नहीं आ रही है, क्लोज हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डिमोटिवेट होके, डिस्करेज होके स्टार्टअप्स स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स हैं। तो अभी क्या था कि एमएसएमई सेक्टर में स्टार्टअप्स काफी अच्छा प्रमोट हुआ है। अभी गवर्नमेंट इस बजट से एग्री सेक्टर में भी उस तरह की चीजें, उस तरह का इनोवेशन लाना चाह रही है। जी बिल्कुल, आपने इनोवेशन का जिक्र किया, और एक तो बजट का अनाउंसमेंट और एक स्टडी, एक सर्वे जो पहले हुआ था जिसने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडॉप्टेबिलिटी में पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 रहने वाला है, और अच्छा खासा बजट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एलोकेशन मिला है। तो ये दोनों चीजें आपस में बॉन्ड बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। श्योर, बिल्कुल दिखा रहे हैं। और करंट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देखिए क्या होता है ना, हम कई बार बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, वो गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही थी, या वो गवर्नमेंट अच्छा कर रही थी या नहीं कर रही है। सी कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी रीजनल मतलब पॉलिटिकल पार्टी की हो, एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। आज की डेट में अगर आप एआई बेस्ड बिजनेस नहीं जनरेट कर रहे हैं, यू विल लैग बिहाइंड। आपको करना ही पड़ेगा, इट्स मतलब मजबूरी है आपकी, आपको अडेप्ट करके चलना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये है कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि यस, एआई का अच्छा यूटिलाइजेशन होने वाला है, और होना भी चाहिए। इंडिया इज नोन फॉर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, इंडिया का ह्यूमन ब्रेन इज ऑन डिमांड, इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जहां भी आईटी सेक्टर में ह्यूमन ब्रेन की जरूरत होती है, मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर, मतलब मोस्टली आईटी सेक्टर is dominated by Indians only. Correct. Because we are brainful people. Absolutely. Brain of the world. Brain of the world. एक चीज और डिस्कशन होता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बातें होती हैं, और जब न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम सेविंग्स को प्रमोट करती थी, उस कल्चर को प्रमोट
सपोर्ट करती थी। न्यू टैक्स रिजीम में आप इंडिपेंडेंट हैं अपने पैसों को खर्च करने के लिए। तो जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं वो कहते हैं कि कहीं सेविंग जो इंडिया की ताकत थी वो हमसे हमारे हाथ से फिसल तो नहीं जाएगी। इस डिबेट को कैसे देखते हैं? I don't. Yes, up to certain extent you can say, but I don't believe much in that because see, हमारी average age is around 30 years. जी जी। So most of the population is young. और हम आज ये जो लोग भी इस चीज को एडवोकेट करते हैं, जो एडवोकेसी जिनकी है, ओल्ड रिजीम इज बेटर एज फार एज सेविंग्स आर कंसर्न, वो तब आप कह सकते हैं जब ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आप प्रेफर करते हैं। अगर आप मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स जो टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं उन पे जाएंगे तो न्यू रिजीम इज ऑल्सो इक्वली बेनिफिशियल। ओल्ड वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अब आज की जनरेशन जो जेन जेड है वो उस पे बिलीव नहीं करती, तो आई डोंट थिंक कि उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जी। बट यस ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं आपके, जैसे आपका LIC हो गया, म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड नहीं, इन्वेस्टमेंट FDs वगैरह अगर हैं तो उस केस पे आपका लोग टैक्स, आप आज की डेट में बताइए ना, आप FDs होती थी टैक्स जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो टैक्स बेनिफिट वाली FDs में इन्वेस्ट करते हैं? ओनली सीनियर सिटीजन। जी जी, एब्सोल्युटली नॉट यंग जनरेशन, क्योंकि आज की डेट में इक्विटी बेस्ड भी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वहां पर आप बेनिफिट भी ले रहे हैं और आप थोड़ा सा, बिकॉज हमेशा ही आप देखिएगा हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, ठीक है। FD में आपका सेफ है लेकिन आपको रिटर्न कम मिल रहा है। तो पहले क्या था कि पहले जो इस तरह के ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वेज थे उसमें ही आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता था। आज थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज की डेट में जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें भी विद सर्टेन कैपिंग या सर्टेन उसका जो टेनर लॉक इन पीरियड, सॉरी लॉक इन पीरियड के साथ में आप उसको भी टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो दैट I don't think that is true now. थोड़ा जेन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। Yes. एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से थोड़ा सा अभी से जो पेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो थमा था, तो लोग ये कह रहे थे कि हर इकोनॉमी की ग्रोथ में एक साइक्लिक स्लो डाउन आता है। अब लोगों को ये बजट हाथ में पैसे दे रहा है, तो एक तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ काफी पेसी है कंपेयर टू वर्ल्ड। दूसरा, अगर कहीं कोई साइक्लिक स्लो डाउन का क्लाउड था तो ये हाथ में जो लिक्विडिटी आएगी उस क्लाउड को बहा के ले जाएगी। Definitely. This budget is actually this budget has been targeted for that also, because yes, इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। आप देखिए आज की डेट में कितना अनरेस्ट चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये आप नहीं कह सकते कि जो अनरेस्ट चल रहा है, वॉर्स चल रहे हैं या कोई कंट्रीज के बीच में जो कोल्ड वॉर्स चल रहे हैं सो कॉल्ड, उससे इकोनॉमीज इफेक्ट नहीं कर, इकोनॉमी से बिल्कुल इफेक्ट करती है। बट अगर आप आज की डेट में देखें, कंपेयर करें, तो हमारी इकोनॉमी पे सबसे कम इम्पैक्ट आया है ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का। बट यस, थोड़ा सा मैं स्लो डाउन नहीं बोलूंगा, थोड़ा जो कभी कभी क्या होता है, जो आपका ये आप जो जिस मिशन 75 पे जो आप बात कर रहे हैं, जी। उसमें भी होता है ना, रोड में आप केवल 100 की स्पीड से नहीं चल सकते ना, कभी कभी आपको सिग्नल आया, कभी आपको स्लो डाउन होना पड़ता है, ट्रैफिक है, तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमी। कभी आपको पेस अच्छा होगा, कभी आपको स्लो हो जाएगा। स्लो होने में हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि नहीं, थोड़ा पेस अप कर सकते हैं, थोड़ा पेस कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने वही काम किया है इस बजट के साथ में, थोड़ा सा पेस, तो थोड़ा सा धीमे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, बट स्टिल व्हाटएवर इट वाज, गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू एड्रेस दैट थिंग डेफिनेटली। और पूरे बजट में क्या कुछ तस्वीर उभर के आ रही है, हमने ये जानी है इस वक्त आशीष त्रिपाठी जी से, जनरल मैनेजर IDBI बैंक, और ये
एक जेल के अंदर से और जेल के बाहर से, ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। बस आप एक एडवोकेट ढूंढ लीजिए जी। बेल की फंडिंग हम कर देंगे, बैंक कर देंगे। so nice, थैंक यू so much। तो मेरे भी अब बेल आउट होने की यहाँ पे श्योरिटी हो गई है, और जितने चैलेंजेस थे इकोनॉमी में, ये बजट उनको बेल आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आशीष जी ने हमें समझाया है काफी विस्तार से। बजट के हर एक एस्पेक्ट पे आपने हमसे बात की सर, वक्त निकाला, हमारे साथ आए, मिशन 75 को सपोर्ट किया, और बजट कैसे इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, जेन जी को सपोर्ट कर रहा है, वो हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं जाते जाते यही बोलूंगा, सेफ कंट्री इज ग्रेट कंट्री। वाओ, थैंक यू सो मच।